तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिब शेख और आपका स्वागत है फाइक एंड इजी में। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस और फोर्सेस के बारे में जाना था, इनर्शिया, मोमेंटम के बारे में जाना था, और हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो कि था एक फुटबॉल को किक करने के बाद वो एक डिस्टेंस कवर करती है फिर रुक जाती है, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो चलते जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होता है, उसमें कौन कौन से फोर्स काम करते हैं? तो उसका आंसर है, जब वो फुटबॉल को किक होता है तो उसमें फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। फ्रिक्शन जो कि ग्राउंड और फुटबॉल के सरफेस के बीच में होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हर समय हर एक ऑब्जेक्ट पे लगती रहती है टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो जिसके कारण से वो फुटबॉल एक डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाती है। तो ये था हमने रिकैप। अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, और उसमें मैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट हर किसी को याद नहीं रहता। आप देखेंगे, किसी को भी पूछिएगा तो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ सभी को याद रहते हैं, पर सेकेंड लॉ किसी को ठीक से याद नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल में डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। न्यूटन के हिसाब से इसका स्टेटमेंट क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the applied force in the direction of force। ठीक है, तो ये था स्टेटमेंट जो कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए शायद काम आ जाए, पर इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो इसके हिसाब से एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये यही कहता है। तो इसको अगर हम और भी इजी वे से लिखे तो ये हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल्स टू एन ए। ये नहीं है हमारा सेकेंड ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। ये क्या कह रहा है? ठीक है, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। तो आपके सामने अगर मैं एक 10 kg का बॉक्स रख देता हूँ, ठीक है, और एक 50 kg का बॉक्स रख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों में मैं सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई करता हूँ। इसमें भी फाइल देखिए 20 न्यूटन का फोर्स, और इसमें भी 20 न्यूटन का फोर्स, मतलब आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा? तो 10 kg का जो बॉक्स है वो आप उसमें अगर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? तो आप शायद उस बॉक्स को मूव कर दे। ठीक है, पर इस 50 kg के बॉक्स को अगर आप 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? उस हार्ड ही शायद इतना ही मूव करेगा, ज़्यादा आप मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसको अगर पुश करोगे तो पुश करने के बाद भी वो शायद ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। मतलब अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस स्टेप में यही कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब आपका अगर मास ज़्यादा है तो आपको उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू गेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अगर उसका फोर्स ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, और उसमें अगर उसका मास अगर कम है
तो उसमें आपका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब अगर आपका मास ज़्यादा हुआ तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर मास लेस हुआ तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। यही कहता है हमारा इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन, यही कहता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स, अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा कुछ भारी रख दे तो उसको आप मूव नहीं कर पाओगे, जब तक आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी आप शायद उसको मूव कर पाओगे, ठीक है। पर उसको ही अगर एक छोटा सा कुछ वेट है तो उसको आप इजीली मूव कर सकते हो, एक हाथ से मूव कर सकते हो। तो वही है, अगर आपका मास ज़्यादा है तो उसके लिए उसका एक्सीलरेशन कम होगा, और अगर उसका मास कम है तो उसका एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होगा। यही कहता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यही था हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब यही है, ठीक है। तो इससे हमें एक कंसेप्ट का क्लैरिटी मिल जाए कि न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स होता क्या है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि क्रिकेटर जब कैच लेते हैं तो कैच लेने के बाद ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ कर लेते हैं अपने हाथ को, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपने हाथ को सेफ रखने के लिए। वो जब अपने हाथ को बॉल पकड़ने के बाद नीचे की तरफ खींचता है तो वो अपना टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा लेता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाने के बाद क्या होता है, उसका फोर्स जो है वो लेस हो जाता है, बिकॉज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इम्पल्स पता क्या है, ये तो मैंने कोई एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल को अब हम देखने वाले हैं कि होता क्या है एक्चुअली इम्पल्स। मैंने जो आपको बता कि व्हेन क्रिकेटर कैच लेता है, जब एक क्रिकेटर कैच लेता है तो क्या होता है, वो अपने हाथ को टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देता है, मतलब वो अपने हाथ को पकड़ने के बाद नीचे की तरफ मार रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, उसको फोर्स बिकम लेस, ठीक है। उसको फोर्स कम फील होता है। क्यों? क्यों हमें पता है F इज इक्वल टू एन इन टू ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, F इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन पी। यहाँ से हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो अगर हम अपना टाइम को बढ़ा दें तो फोर्स लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से इसका कॉन्सेप्ट को मिला के हम वो क्रिकेटर जब कैच लेता है तो वो अपने टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देता है ताकि उसको फोर्स कम फील हो और उसके हाथ में चोट ना आ जाए, ठीक है। अगर वो उसी जगह पे रख देता है तो क्या होगा, उसको अचानक से उसके पास जब बॉल आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स फील होगा, ठीक है। वो उस फोर्स को वहीं पे रोक दे रहा है, तो उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स फील होगा जिसके कारण से उसका हाथ को इंजर हो सकता है। इसीलिए वो अपने हाथ को नीचे कर लेता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इम्पल्स इज द टाइप ऑफ इम्पल्स क्या होता है, सडन फोर्स, ठीक है, जिसे हम बढ़ा सकते हैं या कमा सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि अगर हमारा फोर्स ज़्यादा है और उसको हम ये शॉर्टर टाइम, तो इससे क्या होगा, आज इम्पल्स आपको फील होगा। पर अगर हमारा फोर्स ज़्यादा है बट फॉर लॉन्गर टाइम, तो क्या होगा, इम्पल्स आपका सेम रहेगा बट इट विल बी सेफर, ठीक है। मतलब फोर्स आपका शायद लेस हो जाएगा पर आपको सेफ फील होगा, ठीक है। तो इम्पल्स यही कहता है
कि हमारा जो फ़ोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, ठीक है? तो इसी वजह से आपका ये इम्पल्स का एक कंसेप्ट है, ठीक? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आई होंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इम्पल्स के बारे में। और अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? तो उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ना आपको इम्पल्स और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक लाइक और शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।